प्यारे विद्यार्थी, तो आज अपन पढ़ेंगे कारक प्रकरण। कारक के अंदर देखिए, इन्हें जो कारक है तो इससे अपने को अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, अनुवाद करना, अशुद्धि और विभक्तियों का वाक्य में प्रयोग करना, तो कारक के माध्यम से ये सब हो पाएगा। यानी कारक का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। यानी क्रिया से जिसका क्या होता है, अन्वय होता है। यानी जो क्रिया को निष्पन्न करते हैं, क्रिया को क्या करते हैं, निष्पन्न करते हैं, पूरा करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। यानी क्रिया से जिसका क्या होता है, अन्वय होता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। कारकों के 6 भेद होते हैं: कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। जो कारक है उनके 6 भेद होते हैं: कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कारक और विभक्ति में अंतर, एक तो कारक और उसकी जो विभक्ति है उसमें अंतर क्या है। हिंदी के अंदर आपको पता होगा, उसके अंदर अपने को सीधे कारक बताते हैं, यानी इसके अंदर कर्म कारक है, करण कारक है। लेकिन संस्कृत के अंदर क्या होगा, उस कारक के अनुसार उसकी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो कारक जो विभक्तियों के अर्थ है, जो कारक है वो विभक्तियों के क्या है, अर्थ है। एवं विभक्तियां हैं वो कारकों को स्पष्ट करने के चिन्ह है। जो विभक्तियां हैं वो क्या है, कारकों को स्पष्ट करने के चिन्ह है। यानी कारक को स्पष्ट कर दे कि इसके अंदर कौन सा कारक है। तो वह जिस शब्द के अंदर जो विभक्ति लगी हुई है, उस विभक्ति से अपन पता लगाएंगे कि इसके अंदर है वह कौन सा कारक है। तो देखिए, अगर अपन यहाँ से हमारे विभक्ति भी साथ में लगाएं तो इस प्रकार अपन विभक्ति लगा सकते हैं। तो इसके अंदर जो विभक्ति है वो किस प्रकार लगेगी। देखिए, कारक वैसे सब भेद होते हैं ना, सब प्रकार से होते हैं। संबंध को कारक नहीं माना है, संबंध को कारक नहीं माना है, क्योंकि क्रिया के साथ में इसका सीधा संबंध नहीं है। यानी सीधा अन्वय नहीं होता। किसके साथ में, क्रिया के साथ में। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है, किसके साथ में, क्रिया के साथ में। तो यहाँ पर लेकिन जो संबंध कारक है उसका क्रिया के साथ सीधा संपर्क है वह नहीं होता है। कैसे, देखिए, जो ये चिन्ह है, कर्ता ने, जो ने है, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की, रारी रे, नानी ने और अधिकरण में पर। तो ये जो चिन्ह है, तो जो वाक्य दिया हुआ होगा, हिंदी में जो वाक्य होते हैं उसके अंदर क्या होगा, ये वाक्य के अंदर होंगे, जिसे अपन पहचान कर लेंगे कि इस वाक्य के अंदर कारक है वह कौन सा है। तो एक तो पहचान हो जाएगी कि वाक्य के अंदर क्या है, कारक कौन सा है, और उस कारक के अनुसार ही अपने को क्या करना है, विभक्ति लगानी है। संस्कृत के अंदर क्या लगेगी, विभक्ति, जो इसको स्पष्ट करते हैं, क्या, चिन्ह। तो चिन्ह के माध्यम से अपने को उस शब्द की क्या करनी है, विभक्ति लग जाएगी। तो अपने को इनसे तो क्या होगा, हिंदी जो वाक्य है, जैसे अनुवाद करेंगे अपन, अनुवाद के अंदर, अशुद्धि संशोधन के अंदर और वाक्य निर्माण के अंदर, तो जैसे ही ये चिन्ह आएंगे से के द्वारा, तो अपन जो जिससे जो चिन्ह लगा उससे पहले वाला जो शब्द होगा उसके अंदर अपन क्या कहेंगे, कर्ण कारक यानी तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो इनके द्वारा क्या होगा, इन कारकों के द्वारा ही अपन उसका अनुवाद कर पाएंगे। रही बात, देखिए अब संबंध कारक, इसके बारे में जाना है। संबंध को कारक नहीं माना है, कारण क्रिया के साथ में इसका सीधा अन्वय नहीं होता है। क्रिया जिसका अन्वय होता है, यानी जो क्रिया को निष्पन्न करते हैं, जिनका क्रिया से सीधा होता है, जो अन्वय होता है, तो उसको अपन कारक कहेंगे। लेकिन जो संबंध कारक है उसका नहीं होता। तो अपन एक वाक्य के माध्यम से आपको बताता हूँ। राम ब्राह्मण से पुत्रम पचेति। यहाँ पर देखिए, राम ब्राह्मण से पुत्रम पचेति, तो यहाँ पर जो कर्ता है
उसका क्रिया पचेती, यहाँ पर किसके पुत्र, देखो पुत्रम जो आएगा वह सीधा अन्वयी से है, न कि कर्ता से। तो यहाँ पर जो कर्म है उससे क्रिया का जो सीधा संबंध है वो कर्ता से नहीं है, यानी इससे नहीं है। जो क्रिया है उसका कर्ता से सीधा अन्वय नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो संबंध कारक है वह नहीं होगा, यानी सब इसमें जो क्रिया का जो सीधा अन्वय होना चाहिए क्रिया के साथ में कर्ता का, वह यहाँ पर अपने को नहीं मिलेगा। यानी राम ब्राह्मण से पुत्रम पश्यति, राम ब्राह्मण के पुत्र को देखता है। किसको देखता है? पुत्र को। ब्राह्मण से पुत्र ने ब्राह्मण के पुत्र को देखता है, तो देखने की क्रिया किसको, देख किसको रहा है? पुत्र को। तो पुत्र से इसका सीधा संबंध है, न कि राम से। तो इसका मतलब इसको कारक है वह नहीं माना है। बाकी जो कारक है 6 कारक है, तो उनके जो रूप अलग अलग चलेंगे, और अपन जो पढ़ेंगे तो कारक विभक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। कारक जो विभक्ति है 2 भागों में बांटा है। कारक विभक्तियों को 2 भागों में बांटते हैं अपन। दो भागों में बांटा गया है। एक होती है उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति। और एक होती है कारक विभक्ति दूसरी। अब देखिए, जो कारक विभक्तियों को अपन जो विभक्ति है उसको 2 भागों में बांटते हैं, उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति। अब देखिए, उपपद जो विभक्ति है उसके अंदर कह सकते हैं कि अपन अवयव शब्द जो क्या होंगे, अवयव शब्द होंगे, यानी ऐसे पद उप यानी समीप, यानी जो पद के बहुत ही समीप हो, यानी जिन पदों, ऐसे जो शब्द होंगे जिनके माध्यम से जो उपपद है उन पदों से होने से इन्हें वाक्य के अंदर आप कारक का प्रयोग है वो किस आधार पर करेंगे? एक तो अपन 2 प्रकार से करेंगे, तो कारक विभक्ति के अनुसार, यानी अपन कह सकते हैं कि कुछ क्रिया के माध्यम, क्रिया के द्वारा, यानी धातु जिसको पद बोलते हैं, तो धातुओं के आधार पर। और जो उपपद विभक्ति होगी वह किस पर होगी? अवयव पद होंगे, यानी कुछ ऐसे शब्द होंगे जिन शब्दों के माध्यम से उसमें परिवर्तन है वो आ जाएगा, यानी उस शब्दों का प्रयोग करने से अपने को उसके अंदर जो विभक्ति है वह उस शब्दों जो उपपद है उसके अनुसार ही जो विभक्ति है वह लगेगी, यानी वहाँ पर कारक के जो चिन्ह है वो काम नहीं करेंगे। तो अपन समझते हैं, देखिए कर्ता ने, यानी जैसे राम ने, तो कर जैसे अपने हिंदी में जो कारक पढ़े थे, तो इसी प्रकार संस्कृत में कर्ता और क्रिया। अब देखिए, कर्ता किसी कार्य को जो करने वाला होता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। और एक होता है फिर कर्ता सर्वाधिक किसको साथ है, यानी जैसे यहाँ लिख दिया राम पठती, राम पठती, यानी राम पढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए कर्ता और क्रिया, यानी 2 प्रयोग हुए हैं कर्ता और क्रिया का, कर्ता और क्रिया। राम पढ़ता है, तो जहाँ पर कर्ता और क्रिया, तो वह क्या होगा? कर्ता कारक होगा, जिसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया हो। जो साधारण वाक्य होगा जिसमें मतलब कर्म होगा, यानी कर्म है वह नहीं होगा, तो वह क्या होगा? कर्तृवाच्य कह सकते हैं, यानी कर्ता कारक होगा उसके अंदर राम पढ़ती। फिर देखिए, राम पुस्तकम पठती। अब देखिए, राम पुस्तकम पठती, यानी राम पुस्तक पढ़ता है, कर्ता हो गया ये।
क्रिया होगी। अब राम पढ़ तो रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है? पढ़ने में जो सहायक है क्या है? पुस्तक। तो वह हो गया कर्म। क्या हो गया? कर्म। तो अब देखिए जो कर्म है, तो कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। अपने को विभक्ति का ध्यान रखना है। यहाँ पर जहाँ पर कर्म आएगा तो कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। कर्म कारक के अंदर कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। और फिर द्वितीय विभक्ति के अंदर बहुत सारी जो उपपद विभक्तियां हैं, तो उनके प्रयोग करने से भी क्या हो जाएगा? जिसका अपन उपपद होगा उसके जो पास वाला जो शब्द होगा उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति रहेगी? द्वितीय विभक्ति। यानी कोई भी उपपद अगर जो आता है, द्वितीय विभक्ति के भी जो उपपद होंगे, अगर उन शब्दों का प्रयोग होता है तो उसमें भी क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे अबीत, परीत, सम्या, निक्सा। तो अगर जैसे उदाहरण देता हूँ यहाँ पर, जैसे ग्रामम, प्रीत, वृक्षा सन्ति। देखिए गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो यहाँ पर देखिए प्रीत यानी चारों ओर जो प्रीत आया है, तो प्रीत के कारण जो गांव शब्द है ग्राम, तो उसका क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति। ग्रामम प्रीत वृक्षा सन्ति। तो उसके अंदर कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति इसके अंदर लगेगी। और उसका कारण क्या रहेगा? परीत, यानी प्रीत योगे द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पर कर सकते हैं प्रीत योगे। प्रीत के योग में क्या लगेगी? द्वितीय विभक्ति। तो जो अपना पाठ्यक्रम है उसके अनुसार अपन देखें तो अपने जो उपपद विभक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। और उपपद विभक्ति किस प्रकार से पूछी जाएगी, देखिए नेक्स्ट वाक्य समझाते हैं। फिर देखिए जो करण कारक है के द्वारा, से या के द्वारा, तो किसी के द्वारा जब कार्य किया जाता है, किसी जो कार्य किया तो जा रहा है, लेकिन किसी के द्वारा जब किया जा रहा कार्य, उसके अंदर क्या है? करण कारक होगा जो किसी के द्वारा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जो शब्द होंगे, उपपद जो शब्द आएंगे, जैसे सह, साकम, सार्धम, समम, तो अगर उनका भी प्रयोग होता है तो उनसे भी कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीय विभक्ति होगी। जैसे यहाँ पर देखिए रमा सीता के साथ जाती है। रमा सीता के साथ जाती है, तो के साथ सह, अब जिसके साथ में जा रही है उसमें हमेशा जो करण कारक होगा से या के द्वारा, तो यहाँ पर जो देखिए ये नहीं आया से या के द्वारा, लेकिन यहाँ पर उपपद जो शब्द आएगा जैसे सह, सह यानी साथ में, जो अपना आगे विस्तार से पढ़ेंगे प्रत्येक कारक को, ठीक है ना। तो जो सह का अर्थ होता है सह यानी साथ में। तो यहाँ पर जो सह शब्द आएगा तो उसके योग में हमेशा कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीय विभक्ति लगेगी। तो जो सह, तो यहाँ पर देखिए अपन संस्कृत बनाएंगे रमा सीता के साथ में। किसके साथ में जा रही है? सीता के साथ। तो रमा कर्ता में हमेशा प्रथम विभक्ति रहेगी। एक बात और ध्यान रखना, कर्ता है उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति ही रहेगी। कर्ता होगा उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति रहेगी? प्रथमा विभक्ति। उसमें किसी प्रकार बदलाव नहीं होगा। उसके बाद में उपपद या विभक्ति के अनुसार उसके अंदर विभक्ति वह लगेगी। फिर देखिए रमा सीता के साथ, किसके साथ? सीता के साथ। तो सीता जो शब्द है उसके अंदर अपने को क्या करना है? तृतीय विभक्ति लगानी है। सीता शब्द की तृतीय विभक्ति लगेगी। तो सीता का जो तृतीय विभक्ति रूप बनता है वो बनता है सीत्या। सीत्या, रमा सीत्या स गच्छति। रमा एवं सीता के साथ जाती है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि जिसके साथ में, तो उसमें कौन सी होगी? करण कारक होगा, यानी उसके अंदर अपने को
कारक से नहीं, करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर होगा, वो लगेगी तृतीया विभक्ति यहाँ पे। उसके बाद देखिए संप्रदान के लिए यानी किसी के लिए, तो जिसको कोई दे रहा है, देने के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए, राघव भिक्षुकाय अन्नम ददाति। भिक्षुकाय, राघव भिखारी को अन्न देता है, यानी देने के योग में भी कौन सी होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। फिर इसके अंदर भी बहुत सारे उपपद जो शब्द होंगे, तो उसके अनुसार भी अपन क्या करेंगे? इसका प्रयोग है वो करेंगे, यानी इसके अंदर चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। फिर अपादान से अलग, जहाँ कोई वस्तु अलग हो रही है तो उसमें भी कौन सी विभक्ति लगेगी? जैसे देखिए, छात्र विद्यालयात् गृहं गच्छति, या फिर आगच्छति लिख सकते, आगच्छति। देखिए छात्र विद्यालयात् गृहम् आगच्छति, छात्र करता है विद्यालयात् गृहम् आगच्छति, छात्र विद्यालय से घर आता है, से अलग, तो छात्र विद्यालय से घर आ रहा है, यानी विद्यालय से अलग हो रहा है, जहाँ से अलग हो रहा है तो उसमें भी कौन सी लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। छात्र विद्यालयात् गृहम् आगच्छति, तो अब यहाँ पर अलग होने के अर्थ में क्या होगा? पंचमी विभक्ति होगी। और देखिए जैसे संप्रदान मैंने आपको बताया, इसके अंदर कारक विभक्ति भी होती है। जैसे रुच धातु, दा धातु, दा धातु के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होगी। रुच धातु अच्छा लगना, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति। क्रुत धातु, तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति। फिर अपादान देखिए, जन धातु है, भू धातु है, तो उसके अंदर भी कुछ धातुओं की वजह से भी उसमें पंचमी विभक्ति वो लगेगी। तो छात्र विद्यालयात् गृहम् आगच्छति, छात्र विद्यालय से घर आता है। फिर इसके अंदर जो उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति भी होगी। फिर देखिए संबंध कारक, तो काके की, रारी, रे, ना, नी, ने, यानी इन हिंदी वाक्यों के अंदर ये जब आएंगे, जब उसका अपन अनुवाद करेंगे तो इसके अनुसार ही अपने को उस शब्द की क्या करनी है? विभक्ति लगानी है। और यहाँ पर क्या होगा? ये चिन्ह हो गए हिंदी के अंदर। तो जो संबंध कारक है, तो पहले अपन बता दिया संबंध कारक का विभक्तियों में प्रयोग होगा, विभक्ति में तो प्रयोग होगा, लेकिन ये इसको किस क्या नहीं माना है? कारक नहीं माना। अगर कारक आपको पूछते हैं कि कारकों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कारक 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। और जो संबंध कारक है उसको कारक नहीं माना है, लेकिन उसका विभक्तियों में प्रयोग होता है। जैसे मोहन प्रवीणस्य पुत्रम अस्ति, यानी मोहन प्रवीण का पुत्र है। जो मोहन है वह किसका पुत्र है? प्रवीण का पुत्र है। तो यहाँ पर संबंध बता रहा है कि मोहन है वह प्रवीण का पुत्र है। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। जहाँ संबंध बता रहा है तो वहाँ पर भी कौन सी होगी? उसके अंदर जो विभक्ति लगेगी वह, जैसे प्रवीण का, तो प्रवीणस्य, तो वहाँ पर भी क्या लगेगी? षष्ठी विभक्ति वह लगेगी। इन विभक्ति के अंदर इसका प्रयोग होगा और इसके अंदर भी उपपद जो नियम है वो अपन पढ़ेंगे। फिर देखिए अधिकरण में, पर, इन वाक्य के अंदर में या पर आता है तो उसमें भी षष्ठी विभक्ति। जैसे वृक्ष से ऊपरी, यानी पेड़ पर, वृक्ष से ऊपरी खग तिष्ठति, यानी पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा है।
तो जिसका जो आधार है उसमें भी जो अधिकरण होगा, आधारी अधिकरण, यानी जो आधार है जिस पर वो बैठा हुआ है, तो उस शब्द के अंदर भी क्या होगा, सप्तमी विभक्ति का अपन प्रयोग करेंगे। जैसे पेड़ पर तो वृक्ष से, और कुछ ऐसे शब्द होंगे उसके अनुसार अपन आगे है जो प्रत्येक अब कारक को अपन क्या करेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। एक सामान्य परिचय था कारकों का कि कारकों का किस प्रकार से प्रयोग है वो होता है वाक्य के अंदर। फिर अपन अभी आगे वो द्वितीय से लगा करके सप्तमी विभक्ति तक प्रत्यय का विस्तार से अध्ययन करेंगे।